अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। G7 की मीटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है, 3 दिन पहले ही कौन पहुंचा है फ्रांस। मैक्रोन के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ क्या रणनीति तैयार हो रही है और यहाँ पर क्या G7 की मीटिंग में कुछ बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी भी यहाँ पहुँच रहे हैं और G7 की मीटिंग में ट्रंप क्या मांग रखने वाले हैं या रख सकते। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैक्रोन और डोनाल्ड ट्रंप, इनको लगभग भिड़ते हुए देखा गया है। कई बार आप देखेंगे मैक्रोन और ट्रंप के ऐसे वीडियोज भी निकले हैं जिसमें ट्रंप मैक्रोन के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। और अभी का सीन तो एकदम अलग है। अभी का सीन क्या हो रहा है, मैक्रोन के देश में यानी कि फ्रांस में G7 की बैठक होने वाली है और ये बैठक बहुत ही ज्यादा खास है। क्यों? इस बैठक को साधारण बैठक मत समझिए। इस बैठक में भविष्य तय होने वाला है और इस बैठक में ये भी तय होने वाला है कि कौन साथ रहेगा और कौन दूर जाएगा। अब इस बैठक के महत्व को कुछ ऐसे समझिए कि अभी ये देखने को मिला है मार्क कार्नी 3 दिन पहले ही पहुंच गए हैं फ्रांस और फ्रांस में यहाँ उनकी मुलाकात हो रही है फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ। और इस मुलाकात के बीच में कुछ बयान ऐसे आए हैं जिस बयान का मतलब ये है कि क्या ट्रंप को साइड करने का प्लान है। अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप और मैक्रोन के बीच में एक व्यक्तिगत तौर पर भी टेंशन खड़ा हो गया था जब ट्रंप ने कुछ इस तरीके से मैक्रोन का मजाक बनाया था। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. They said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. And so I learned about NATO. NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one, hopefully कि we won't. उसकी पत्नी ने उसे थप्पड़ मारे थे, कुछ इस तरीके से मजाक बनाया था और जिसके बाद मैक्रोन ने ये कहा था कि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, वो उस तरीके से हरकत करते हैं, मैं उस तरीके से हरकत नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर पर्सनल लेवल का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला। अब इस पर्सनल लेवल के फ्रस्ट्रेशन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बता दूं, फ्रांस ने हर संभव कोशिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को बिगाड़े नहीं और डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ही ये मीटिंग हो, बीच में छोड़ कर ना जाए, इस तरीके की चीजें ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातों को सहा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने सहयोग किया है कि तुम कोई भी बहाना बनाकर यहाँ से निकलो मत, आधी मीटिंग छोड़कर न निकलो, ताकि दुनिया को ये संकेत न जाए कि दोनों देशों के बीच में दूरियां अब बढ़ रही हैं। लेकिन क्या होगा आगे यहाँ कुछ प्लान कनाडा के मार्क कार्नी के तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए, मार्क कार्नी क्या कहते हैं। Businesses in both of our countries are doing more together in energy, defense, critical minerals, and now in AI. And to deepen our defense and industrial cooperation today, the President and I are advancing a new General Security of Information Agreement. What this means is an ability to exchange classified information between our defense, our space, our AI, and aerospace sectors. In Yerevan, I was honored to attend, and I said at that meeting that I believe that the next world order will likely be built out of Europe, and Canada will be part of that effort. In security, as the first non-European member to join SAFE, as the President mentioned, under his leadership, Canada is a key member of the coalition of willing to support Ukraine. In critical minerals, working with Minister Lescure as a reliable supplier to our core European partners, working with our European partners to expand our collective strategic capabilities. मार्क कार्नी इस बात को कहते हैं कि दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर अब टूट चुका है, फ्रैक्चर कर चुका है और नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में यूरोपीय यूनियन की भूमिका होगी और कनाडा भी इसमें साथ में आना चाहता है। खुद मैक्रोन ने भी जब स्पीच दी तो मैक्रोन ने भी इस बात को कहा कि नया ग्लोबल ऑर्डर बन चुका है,
पुराना फ्रैक्चर्ड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आएंगे, आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या रखने वाले हैं उस पर भी बात करूंगी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जापान की पीएम निकल चुकी हैं, भारत के पीएम निकल चुके हैं और सब यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। एक बेहद खास तस्वीर यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है कि फ्रांस और साइप्रस के, ग्रीस के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं। इन सब के बीच में एक बेहद खास मुद्दा रहने वाला है और वो मुद्दा रहने वाला है नेतन्याहू का। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं स्टीव वैन के। इन्होंने एक कार्टून दिखाया और इस कार्टून में उन्होंने कहा है कि G7 के ज्यादातर देश ऐसे हैं जो कि नेतन्याहू से नफरत करते हैं। इनके जो परसेंटेज हैं बहुत ज्यादा हैं जो नेतन्याहू को अभी पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के परसेंटेज ज्यादा हैं। दूसरी बड़ी चीज क्या कही जा रही है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने दो बातें रख सकते हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जिनेवा में, यहाँ यूरोप के पास ही, ये साइन कर सकते हैं एकॉर्ड को। और दूसरी तरफ जब G7 की बैठक होगी तो इस बैठक में हो सकता है वो G7 के देशों को कहें कि आप इस स्ट्रेट को निगरानी करना, और निगरानी करके आपको बताना है कि क्या ईरान ईमानदारी से पालन कर रहा है या नहीं पालन कर रहा है। ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुला रहेगा और आपको देखना है कि ईरान फॉलो कर रहा है या फिर नहीं फॉलो कर रहा है। इस्लामाबाद में ये साइन होने का मतलब ये है पाकिस्तान को अब गारंटर बनना होगा परमानेंट तौर पर कि हाँ भाई ये ईरान पीछे नहीं हटेगा। और दूसरी तरफ G7 के देशों को ये कह सकते हैं कि आप निगरानी करें। फ्रांस के साथ डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई की वजह एक ये भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे फ्रांस इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन फ्रांस ने शामिल होने से मना कर दिया था। अभी भी फ्रांस यही बात कहता है कि इस युद्ध में शामिल होने की बात नहीं है, लेकिन ये युद्ध शांत होना चाहिए, इसमें रुकावट आनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहें तो इस बार का G7 समिट जो शुरू हो रहा है ये पूरा फोकस रहने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप क्या G7 को बचा कर रखते हैं या डोनाल्ड ट्रंप G7 को तोड़कर बिखेर देते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर आ जाते हैं? अब अगर बाहर आ जाते हैं तो क्या होने वाला है? G7 अगर टूटता है और एक दूसरे के साथ आता हुआ नहीं दिखता है तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में ही जाएंगी। G7 की बात करें तो G7 में अमेरिका अगर इस चीज को महत्व नहीं देता है तो G7 फिर भारत जैसे विशाल देशों की तरफ देखना शुरू करेगा और यूरोपीय यूनियन भारत के साथ आकर खड़ा होगा। ये हमने पिछली बार भी देखा जब फिनलैंड की यात्रा पर डॉक्टर एस जयशंकर गए थे और उन्होंने यहाँ पर जब स्पष्ट शब्दों में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो इस पर सहमति जताई थी यूरोपियन लीडर ने और कहा था कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप हमें चौंकाते रहते हैं, आगे न जाने क्या करें और क्या करके यहाँ चौंका दें। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब जहाँ तक भारत की बात है, पीएम मोदी यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने कहा है कि हम साउथ की आवाज को सामने रखेंगे। G7 में भारत सदस्य नहीं है, एक ऑब्जर्वर के तौर पर पहुँचा है और भी कई देश ऑब्जर्वर के तौर पर पहुँचे हैं, लेकिन G7 से आने वाला रिजल्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने करता है। G7 में ये भी डिस्कस हो रहा है कि किस तरीके से चाइना के साथ जो हमारी समस्याएं खड़ी हो रही है और व्यापार को लेकर जो बैलेंस चाइना और भारत दोनों से हमारे खराब हो रहे हैं उसको भी हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब ये बता रहा है कि भारत को भी अब ये एक बड़ी शक्ति के रूप में देखने लगे हैं और नहीं चाहते हैं कि चाइना वाली गलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको बाजार चाहिए ही ना, सब कुछ आप नहीं उगा सकते हैं। कहीं आपका ट्रेड कम पड़ेगा, कहीं उनका ट्रेड कम पड़ेगा, ये तो होता ही रहेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर